तो वर्क डन कंप्लीट हो चुका है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स। इसके सारे PYQs भी हो चुके हैं। तो एनर्जी में सबसे पहली एनर्जी कौन सी डिफाइंड है? काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv²। p²/2m कैसे आएगा? तो इफ आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई मास तो क्या हो जाएगा? हाफ m² v² अपॉन m। तो m और v तो हमको पता है कौन होता है? मोमेंटम। तो p²/2m दैट इज ऑल्सो अनदर फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी से एसोसिएटेड एक और थियरम था, वर्क एनर्जी थियरम। वो भी सबसे पहले हमने डिफाइन किया था कि भाई जितनी एनर्जी होगी उतना ही काम कर पाओगे, मतलब जितना वर्क आपने किया उतनी एनर्जी खर्च हुई होगी, जितनी एनर्जी खर्च हुई होगी उतना ही काम आपने किया होगा। सिंपल है। दैट इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थियरम। 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। किसी चीज़ को हम वर्क करके आगे ले जा रहे हैं। कौन सा एग्जाम्पल कल जो हमने किया था कि भाई किसी m मास के टुकड़े को फोर्स दे के यहाँ से यहाँ ले गए तो उसके ऊपर वर्क डन हुआ, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, उसको कुछ फोर्स दिया होगा, इनिशियली वो रेस्ट पे होगा, फाइनली वो किसी वेलोसिटी पे होगा। सिमिलर थिंग्स आर देयर। अब इसको प्रूव करना है तो इसके लिए ये दो फॉर्मूला आपको तो याद हो जाएंगे, हाफ mv² और p²/2m। डिपेंडिंग ऑन गिवन सिचुएशन ऑन डेटा आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। अब क्या करना है? वर्क एनर्जी थियरम समझना है। तो वही वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ अगर फोर्स डिफाइंड कर किया हुआ है, हमारे पास पता है कि एनर्जी कौन सी है? हाफ mv² है। क्या हुआ? नहीं, अभी इसको एलाबोरेट नहीं करना है, हमको वर्क एनर्जी थियरम प्रूव करना है। तो फोर्स इज इक्वल टू, हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ में सीखा हुआ है, क्या होता है? फोर्स लगाया तो वो कितना होगा? मास इनटू एक्सीलरेशन जितना होगा। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? MAD जैसा कुछ दिख रहा है। अब इसको ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर सिनारियो को, कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पे पड़ी हुई है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल 0, फाइनल क्या होगी? वो कुछ गेन करेगी बिकॉज वी आर अप्लाइंग सम फोर्स विथ सम एक्सीलरेशन। तो इसने कुछ वेलोसिटी गेन करी। तो इस पूरी पर्टिकुलर सीन में टाइम का कोई टर्म है? नहीं है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिसमें टाइम नहीं आता है? ये v² माइनस u² इक्वल टू 2as। इसमें d है तो d लेते हैं। तो यहाँ पे AD दिख रहा है, उसको एलिमिनेट करना है तो कैसे लिख कर सकते हैं? v² माइनस u² डिवाइड बाई 2 इक्वल टू AD हो जाएगा। तो m को वैसे का वैसा रहने दो, v² माइनस u² अपॉन 2 कर दो। तो ये क्या बन गया? हाफ mv² माइनस हाफ mu²। तो ये क्या बन गया? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, विच मीन्स डेल्टा K इक्वल टू W। ये आपके पास आ गया वर्क एनर्जी थियरम का प्रूफ। इसका मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ एनर्जी गिव्स अस वर्क डन, या फिर ये चेंज सामने दे दो तो चेंज ऑफ वर्क डन गिव्स अस एनर्जी। इसको डायरेक्टली अप्लाई करना हैगा। काइनेटिक एनर्जी हम नॉर्मल यूज़ करने के लिए ऐसा बोलते हैं, पर एक्चुअली क्या मतलब होता है? चेंज ऑफ एनर्जी गिव्स अस वर्क डन। समझ में आ रहा है? विच मीन्स यू आर चेंजिंग सम एनर्जी। इनिशियली आपकी एनर्जी कुछ अलग होगी, फाइनल कुछ अलग होगी, वो चेंज आया, उस चेंज की वजह से वर्क डन हुआ होगा। दैट्स द सिंपल लॉजिक बिहाइंड दिस। इसको फटाफट लिख लो, वर्क एनर्जी थियरम। मतलब दोनों आ सकता है। अगर हाँ, जो कंसिडर केस हमने किया है वो रेस्ट से चालू हो रहा है। देयर कैन बी अ केस जो इसी को इनिशियल ले लूँ और इसको और एक्सेलरेट करूँ, तो इनिशियल एनर्जी ये वेलोसिटी ये बन जाएगी, फाइनल कुछ और होगी। मतलब देयर कैन बी 3 केसेस। मोशन रेस्ट से चालू हुआ और कुछ वेलोसिटी अटेन करी, इस वेलोसिटी को ही गेन करी और उसको वापस से 0 पे ले गए, तो फाइनल वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी 0। मतलब वो तीनों केस इसमें आ गए, मतलब एक ही पढ़ा है आपको लेकिन तीनों आ गए इसमें। इसलिए ये केस बना लो कि कोई भी केस ऐसा दिया हुआ हो तो वी विल यूज दैट पर्टिकुलर सम बाय वर्क एनर्जी थियरम। उसमें काइनेटिक एनर्जी का मतलब जो रिलेशन है वर्क एनर्जी थियरम में वो एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी के साथ है, वही आपको ध्यान में रखना है बस।
पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद पोटेंशियल कराना है। चैप्टर 6 की कोई नोट्स नहीं है, बहुत कम समझने जैसा है, इसलिए साथ साथ में ही कर लेंगे। हैंड रिटन नोट्स वापस 7th चैप्टर में आएगी उसमें, बिकॉज बहुत ज़्यादा कंटेंट है। નથી 6 જ નહીં, 2 પેજનું માંડ નોટ્સ છે આમાં। ફાઇનલ કાઇનેટિક એનર્જી માઇનસ ઇનિશિयल કાઇનેટિक एनर्जी। नाउ हाउ कैन वी डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद, जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या, डेफिनेशन क्या था कि सम काइंड ऑफ एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ द पार्टिकल, mgh इज कैन बी कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। बट वो उसमें h कैसा होना चाहिए? r इस डबल लेस देन h हो तभी ये mgh वैलिड है। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे समझा जा सकता है कि एनर्जी एसोसिएटेड विद द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ इट कैन डू द वर्क। मतलब ऐसा उसके पोजीशन के साथ एसोसिएटेड एनर्जी जो वर्क डन करने के काबिल है। मतलब कार में पड़ा हुआ पेट्रोल जल के कार को आगे ले जाने के लिए पोटेंशियल है उसमें, उसको एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। mgh को भी पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, बट वो एक उसके लिए एक क्या बोलते हैं, एक एक्सेप्शन है कि दैट मस्ट बी r इज डबल लेस देन h। मतलब रेडियस ऑफ अर्थ से भी सिमिलर हाइट पे ले जाओगे तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं लगेगी। समझ में आ रहा है? वहाँ पे कौन सी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब वो सब ऐसे सब तो मतलब अगर समझने के लिए समझ सकते हैं कि किसी m मास के पार्टिकल को h हाइट पे ले जाया जाए तो इसके लिए वर्क डन का फॉर्मूला बनाओ तो फोर्स इनटू हाइट होगा। फोर्स कितना होगा? m a, और a कौन सा है? g, तो mgh। हमको पता चल गया वर्क डन ही एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया mgh। अब इसके बाद टोटल एनर्जी का एक कंसेप्ट आता है। टोटल एनर्जी का कंसेप्ट क्या बोलता है? अगर कोई इंसान सुसाइड करने के लिए h हाइट से कूद जाए, सपोज मान लो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी जितनी होती है, इतना हमको पता है। अब टोटल एनर्जी कैसी होती है? तो क्या ऑलवेज कांस्टेंट? मतलब ऐसा बोल सकता हूँ कि चेंज इन टोटल एनर्जी इक्वल टू 0। अब इसका ऑन पेपर मीनिंग समझते हैं। जब कोई लड़का h हाइट पे खड़ा है, कूदने के लिए तैयार है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी सपोज मैक्सिमम है 10 यूनिट और काइनेटिक 0 है, तो टोटल कितनी हुई? 10। अब आफ्टर सम टाइम्स वो पॉइंट ए, ये सब कुछ पॉइंट ए के लिए था, अब पॉइंट बी के लिए जब वो हाफ जगह पे आ गया, कूद चुका है और आधे पे पहुंच चुका है, तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी? तो क्या भाई देयर कैन बी नो चेंज इन टोटल एनर्जी, तो वो 10 का 10 ही रहेगा। अब पोटेंशियल कितनी हो गई? तो हाफ खर्च हो गई, तो 5 ये होगी और 5 ये होगी। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ? उसकी पोटेंशियल खर्च हुई, पहले 10 थी, उसमें से वो कूद चुका है, मतलब सम एनर्जी, मतलब हाफ हाइट पे पहुंच चुका है h/2 पे, तो h/2 हाइट पे पहुंचने के बाद उसकी हाफ पोटेंशियल एनर्जी खर्च हो चुकी है और वो कन्वर्ट हो चुकी है हाफ काइनेटिक एनर्जी में। फिर एट पॉइंट सी व्हेन ही इज जस्ट अबाउट टू हिट द ग्राउंड, जस्ट अबाउट टू हिट द ग्राउंड, उस वक्त क्या होगा? सारी की सारी काइनेटिक में कन्वर्ट हो चुकी होगी, 0 पोटेंशियल होगी। फिर जैसे ही वो पॉइंट डी, मतलब वो एक बार टकरा जाएगा जमीन पे, तब क्या होगा? सारी की सारी काइनेटिक 0 हो जाएगी और सारी ट्रांसफर हो जाएगी पोटेंशियल के अंदर। लेकिन इन ऑल द केस टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसके में इसका इन्फरेंस क्या था कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल एनर्जी, तो उसका दिमाग में ये आना चाहिए, चेंज ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी ऑलवेज बी 0। h इज लेस देन r e। हाँ, ये गलत लिख दिया है मैंने। h इज लेस देन r e, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ शुड बी डबल ग्रेटर देन h हाइट, तभी ये mgh वैलिड है।
मतलब क्या होना चाहिए, रेडियस ऑफ अर्थ शुड बी डबल ग्रेटर देन द बिल्डिंग हाइट। समझ में आ रहा है? तभी एमजीएच वैलिड है। बाकी पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन ही उसका फॉर्मूला है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम लिख लिया है सबने? अब लास्ट थियरी है इसकी, एनर्जी की। मतलब इतना ही कंटेंट है, फिर आपको पीवाईक्यूज में ही जाना पड़ेगा। जैसे कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स के पीवाईक्यूज ही करने थे, इसमें भी ऐसा ही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं वर्क पावर एनर्जी से। सिंपल इंटीग्रेशन जो अभी कराया था, जो रिवाइज कराया कल का लेक्चर, वही करना है। सिंपल इंटीग्रेशन के फॉर्मूला लगाओ, आंसर आता जाएगा बस। तो आज एनर्जी का पोर्शन और पावर का पोर्शन खत्म करेंगे। कोलिजन का होता है तो आज ही ट्राई करेंगे, नहीं होता है तो आधे घंटे का ही काम है कोलिजन, ज़्यादा नहीं है उसमें। अब हमें करना है टोटल एनर्जी का चेंज। सपोज हमने बोला कि E इज इक्वल टू के प्लस यू, वो यहाँ से प्रूव हो गया कि ये एक दूसरे में चेंज होते रहेंगे, लेकिन इसको चेंज नहीं होने देंगे। तो इफ़ आई टेक चेंज इन दिस फॉर्मूला, तो डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, ऐसा हो जाएगा। Now we know that from that formula delta E is always zero. Change in total energy cannot be possible. और इन बिटवीन इन दोनों का जो चेंज होगा वो इसमें जितना कम होगा उतना इसमें बढ़ जाएगा, इसमें जितना कम होगा उतना इसमें बढ़ जाएगा। सिंपल है। तो अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ डेल्टा के प्लस डेल्टा यू को उधर ले जाऊँ तो डेल्टा के इक्वल टू माइनस डेल्टा यू हो जाएगा। और हमने अभी अभी प्रूव किया था यहाँ पे जो कंटेंट लिखा हुआ था उसमें कि वर्क एनर्जी थियरम इज लाइक दिस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी गिव्स अस वर्क डन। तो सिमिलरली यहाँ पे वर्क डन लिख सकता हूँ मैं, तो ऐसा आ जाएगा। सिंपल है। अब वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स कैन बी डिफाइंड एज एफ डॉट डी आर इक्वल टू, मतलब एफ डॉट डेल्टा डी भी बोल सकते हैं, डेल्टा एक्स भी बोल सकते हैं, तो माइनस डेल्टा यू। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बना यहाँ से, माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा डी। फिर अगर इसके अंदर हम लिमिट ले लें, लिमिट डेल्टा डी टेंड्स टू जीरो, देन द फॉर्मूला बिकम्स माइनस डी यू बाई डी एक्स। फिर डी की जगह एक्स ही ले लो, तो फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा ये। मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैन बी फाउंड बाय एफ डॉट डी एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्मूला आ गया एफ डॉट डी एक्स बट माइनस, तो वर्क डन का फॉर्मूला और एनर्जी का फॉर्मूला सेम आया। वो तो हमको पता ही था कि वर्क डन का यूनिट भी जूल होता है, एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है। अब क्या होगा, अब आपके पास क्वेश्चन ऐसा होगा सिमिलर कल जो हमने किया, वर्क फाइंड कर रहे थे हम कल, ये फॉर्मूला पे काम किया हमने कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, या तो एफ का फॉर्मूला देते थे एक्स के टर्म्स में और उसको इंटीग्रेट करते थे, वो हमने कर लिया। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स ऐसे फाइंड किया। अब क्या देंगे हमको, पोटेंशियल एनर्जी का कुछ वेरिएशन देंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल is varying with 2x square plus 4x plus 3, then find the force, variable force of the system, Fv of the system from x equal to 0 to x equal to 2। तो हो जाएगा ये सॉल्व, करो सॉल्व इसको। क्या महसूस आया से तुम्हें बोलने हूँ तो ऑलमोस्ट सब कवर हो चुका है। अब खाली पावर बाकी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पावर बस।
દોડે ચાલે ચાલે ફાર્મસી કોલેજ જોઈએ તો મળી જાય બીફાર્મ 80+ હોય તો મળી જાય ડિપેન્ડ કરે છે તમારા કઈ કોલેજમાં જવું છે MS યુનિવર્સિટીનું કટ ઓફ અલગ હશે મેડિસિન ફેકલ્ટીનું જોઈ લઈએ હમણાં MS યુનિવર્સિટીનું લાસ્ટ યરનું કટ ઓફ શું હતું એ ચેક કરી લઈએ એટલે ખબર પડી જાય તારે બીફાર્મ જ કરવું છે નીટમાં થઈ તો જશે જ પણ બધી ગેમ છે કોલેજની 640 આવે તો તમને મળી જાય 640 લાવવા પડે તો ગવર્મેન્ટ કોલેજ મળી જાય કોઈ બી હા 640 टारगेट करो तो 610 आसपास તમે एंड अप करो GMERS उसके लिए इतना ही चाहिए 600+. बाय द टाइम वी आर कंप्लीटिंग क्रैश कोर्स आप यहाँ तक तो पहुँच जाओगे 540+ तक पहुँच जाओगे 540 से 640 के बीच में अगर आओगे तो प्राइवेट कॉलेज या फिर लास्ट राउंड तक खेलोगे 580 आए तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस है और सुरेंद्र नगर साइड जाना पड़े एम्स के लिए भी 650+, लेकिन उसका एग्ज़ाम ही अलग है अलग છે એમ્સની એક્ઝામ अलग છે बन तो फिर 640+ हो तो मिल जाएगा पर 640+ लाने के लिए बायोलॉजी में आपको 360 में से 340 तक जाना पड़े 340 इन बायोलॉजी इसको तोड़ना दो भाग में तोड़ इसको तो क्या हो जाएगा 340 + 150 + 150 तो 340 बायोलॉजी में आते हो तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में कुछ करना पड़े और यहाँ जितना कम हो उतना यहाँ डालना पड़े फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 पॉसिबल है देखो आज तक आपने क्या बोला होगा कि भाई NCERT करो तो हो जाएगा पर 640 के लिए ये टारगेट होता है हमेशा कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए आप पूरा NCERT अच्छे से करो तो इतना पहुंच जाओगे फिर इसमें जितना जाता है उतना यहाँ से लाने का ट्राई करो लेकिन फिजिक्स के लिए NCERT नहीं चलेगा NCERT के लिए जस्ट यू कैन ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट बाई अब आपको क्या करना है ऐसे सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला शीट और PYQ बस नहीं मिक्स हाउस से PY नीट में आज तक ऐसा ही देखा गया है એવું જાવ मिक्स देखो एज इट इज़ नीट में क्या होता है क्वेश्चन सेम आएंगे जो मैं आपको करा रहा हूँ ना कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मतलब इस टाइप के ही आएंगे बस हाँ उसमें चेंज क्या होता है खाली नंबर चेंज करेंगे पैटर्न मेथड्स पकड़ो मैं आपको क्या करा रहा हूँ कि भाई कांस्टेंट और वेरिएबल फोर्स में कैसा सम आएगा तो कि भाई दिस इज द फॉर्मूला ऐसे इंटीग्रेट करो ऐसे आंसर आएगा न्यूटन सेकंड लॉ में जितने भी टाइप्स आ सकते हैं उतने सारे टाइप 4 टाइप के क्वेश्चन थे उसमें इम्पल्स ऑफ फोर्स वाले क्वेश्चन चेंज इन मोमेंटम मतलब वही वो इम्पल्स ऑफ फोर्स में ही आ गया फिर F = ma में हमको एक्सेलरेशन चेंज करके देते थे फिर dm/dt वाला एक पोर्शन आ गया कि भाई मास अगर चेंज होता है तो क्या होगा तो मतलब न्यूटन सेकंड लॉ तो 4 मेथड वर्क डन बाय वेरिएबल एंड कांस्टेंट फोर्स तो उसमें 2 मेथड फिर इसमें आ जाओ एनर्जी में तो एनर्जी में भी सिमिलर आपको एनर्जी दिया होगा फोर्स फाइंड करना होगा वर्क डन में क्या था फोर्स दिया होगा एनर्जी फाइंड करना था 11th और 12th में 2018 तक 50-50% चल रहा था मतलब 48% 11th और 52% 12th ऐसा चल रहा था 2018 तक पर 2018 के बाद जो एग्जाम्पल हुए ना उसमें 40 और 60 का रेशियो चल रहा है मतलब 37% इधर और 63 इधर और लास्ट 2021 की बात करें तो उसमें ऐसा ही रेशियो है 63% 12th में से आया है और 37 इसमें से आया है फिक्स कुछ नहीं है अभी भी वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि ऐसे होगा सेम सिमिलर ही होगा ऐसा हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सेक्शन बी जो होगा ना उसमें 10 क्वेश्चन करने होते हैं बराबर 15 पूछते हैं उसमें से 10 करने होते हैं ऐसा कुछ है 5 ऑप्शन में है नहीं उसमें से 10 क्वेश्चन करने होते हैं एक ध्यान दे इधर सेक्शन बी में क्या होता है
अभी 2018 से लेकर के 21 तक ऐसा सिनारियो देखने को मिला है कि 40% 11th और 60% ऑलमोस्ट 12th हो जाता है। बाकी सारे एग्जाम जो पीछे थे वो ऐसे ही थे, मतलब 2-2% यहाँ से वहाँ होता था, ऑलमोस्ट सिमिलर बोल सकते हैं। पर अभी 3 साल से ऐसा सिनारियो है कि 37% इधर और 63 इधर। तो इसमें आपको क्या करना है, सेक्शन बी का जो पोर्शन होगा ना, उसमें से ऐसा हुआ था लास्ट टाइम, 9 क्वेश्चन वॉज आस्क्ड फ्रॉम 12th और बाकी के 6 क्वेश्चन जो थे वो 11th में से आए थे। तो समझो तुझे अगर 12th ही पक्का आता है तो तेरे को 9 क्वेश्चन तो इसी से हो जाते थे। समझ में आ रहा है? तो मतलब सेक्शन बी के लिए यू शुड मोर फोकस ऑन योर 12th। सेक्शन बी के जो 10 क्वेश्चन है ऑप्शन वाले, उसके लिए 12th को जितना हो सके उतना ब्रशअप करो। अब यहाँ 10 क्वेश्चन निकले तो सेक्शन ए में कितने बचे? 35 कंपलसरी क्वेश्चन। हाँ, इसमें कोई ऑप्शन नहीं आएगा, 35 कंपलसरी करने पड़ेंगे। इसमें 10 करने हैं पर 5 ऑप्शन मिलेंगे, पर जो ऑप्शन करने जैसा ही नहीं था, बिकॉज 9 क्वेश्चन वर आस्क्ड फ्रॉम 12th, 12 क्वेश्चन 12th में से आए थे लास्ट ईयर। मतलब 2-3 साल से यही ट्रिक फॉलो हो रही है कि 60% 12th में से आ रहा है। तो 12th के अगर कोई चैप्टर आपके એક્સ્ટ્રા ટાઈમ આપવાનો કોઈ મિનિંગ નથી। એ લોકો એવું જ કીધું છે કે પેપર વાંચવા માટે ટાઈમ આપ્યો છે, પેપર જોવા માટે। બાકી આમાં થોડીક જ પેपर स्टाइल चेंज करी है, વધારે કંઈ चेंज કર્યું નથી આમાં। तो 35 क्वेश्चन के लिए आपको इसमें भी ऐसा ही देखा गया है कि 25+ क्वेश्चन 12th में से थे लास्ट ईयर, 23 समथिंग। इसका आंसर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? एफ का फॉर्मूला इज -du/dx। तो u की जगह इसको रखो और उसको डेरिवेट कर दो, -2x² + 4x/3 d/dx। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 4x + 4, एक बार 0 रखो एक बार 2 रखो, 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 4 आंसर आएगा। तो वेरिएबल फोर्स एट 0, f of 0 विल बी 4 एंड f of 2 विल बी 4 × 4 16 + 4 20 न्यूटन्स। तो 4 न्यूटन से 20 न्यूटन के बीच में, એટલે માઇનસ રાખને છે ને, તો -4 आंसर આવશે। इसका आंसर -4 ही आएगा। इसका आंसर आएगा, तो इसमें 0 रखेंगे तो ये पूरा चला जाएगा, तो ये +4 ही बचेगा। बराबर से, तो ये माइनस ही आएगा। और ये भी आएगा -16 - 4, तो ये -20 हो जाएगा। एक सेकंड, अब पहली बार डिफरेंशिएशन करें तो -4x -4 आए। હવે વેલ્યુ પુટ કરવાની, x ની 0 અને 2, એટલે 2 વાર આન્સર આવશે કે જ્યારે મોશન ચાલુ કરાયું ત્યારે કેટલો ફોર્સ લગાવ્યો હતો અને પૂરું થવા આવ્યું ત્યારે કેટલો ફોર્સ लगाया था। मतलब पार्टिकल जब ओरिजिन पे था तब उसके ऊपर इतना फोर्स लगा, पार्टिकल जब 2 मीटर पे पहुंच गया तो उसके ऊपर इतना फोर्स था। एक बार 0 મૂકીને જોવાનું, एक बार 2, जब मतलब फोर्स एट 0 ना था 0, अब -4 तो बची रहશે ને। 12 આવે છે, ओके बराबर છે। सर अभी ऐसा भी न्यूज़ में आया था कि जो 50% ऐसे कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसमें से गवर्नमेंट कॉलेज जैसे वो बराबर न्यूज़ है। मतलब प्राइवेट फेक नहीं, वो फिक्स बोलने गया मैं, पर वो बराबर है। वो मोदी ने ही बोला था, उसने नेशन को एड्रेस किया था, उसमें ही उसने बोला था कि 50% ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस MBBS सीट विल बी कन्वर्टेड इनटू गवर्नमेंट सीट्स। मतलब उसकी जो फीस होगी वो गवर्नमेंट जितनी ही होगी। मतलब सुमनदीप में अगर 200 सीट है होगी तो 100 सीट की फीस कम होगी और दूसरी 100 हायर पेमेंट में होगी, पर वो कट ऑफ विल बी सेम, पर सीट्स बढ़ गई। वो कह नहीं सकते, हाँ वो कह नहीं सकते अपन कि क्या होगा।
640 इज कंसिडर्ड एज अ गुड स्कोर। 560 पे भी गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते देखा है, पर 640 शुड बी योर टारगेट। फिर कितने आते हैं उसके ऊपर से, फिर कितने राउंड्स होते हैं, 10-10 राउंड होते हैं हर बार। भी किसी ने स्पोर्ट्स में कुछ किया हुआ है तो थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में कुछ फ़ायदा मिलेगा। कुछ स्टेट लेवल पे कुछ खेला है बस, तो जब एडमिशन लेने जाओ तो उसको कंसीडर कराओ ना, तो स्पोर्ट्स कोटा में शायद कुछ फ़ायदा होता है। स्पोर्ट्स कोटा या फिर कोई ओबीसी या फिर कुछ ऐसा कुछ है तो उसका फ़ायदा मिल सकता है। ओबीसी में ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, पर ऑलमोस्ट इक्वल टू हो गया अब। ना नीट में 33% रिजर्वेशन वो फायदा, पर SC/ST हो तो जब्बर फायदा था। 400 मार्क पर 400 450 आवसन तो भी था ना गवर्नमेंट मिली है। बस कोई बात नहीं, चलो अभी इधर ध्यान दो। अभी नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट डू वी मीन बाय इलास्टिक? इलास्टिक शब्द का मतलब क्या होता है आपके दिमाग में? इलास्टिक सुन के क्या आता है? मतलब स्ट्रेच करोगे तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए कौन सा चीज़ है? तो स्प्रिंग एनर्जी भी बोल सकते हैं इसको, कि स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, उसको आपने कंप्रेस किया तो वो फोर्स किस तरफ लगाएगी? टू ट्राई टू अटेन इट्स ओरिजिनल लेंथ। समझ में आ रहा है? फिर अगर उसको एक्सटेंड कर दिया तो भी वो किस तरफ फोर्स लगाएगी? इट विल ट्राई टू अटेन इट्स ओरिजिनल लेंथ, नेचुरल लेंथ में वापस आने का ट्राई करेगी। कंप्रेस किया तो वापस अपनी जगह पे आने का ट्राई, और एक्सटेंड किया तो भी वापस अपनी जगह पे करी। तो बने पोटेंशियल एनर्जी कहीं फाइंड करी है आपने, तो F = kx होगा। ये फॉर्मूला भी हमको पता है। अब अभी हमने क्या फाइंड किया? F = -du/dx। तो अगर मैं du = -f/dx लिखूँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूँ तो ये u आ जाएगा। अब f की जगह इसको रख दो, -kx तो +kx हो जाएगा। इंटीग्रेशन dx, k कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x² का x²/2 हो जाएगा। तो ½ विल बी और पोटेंशियल एनर्जी। पर कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब स्प्रिंग का कोई केस आता है और उसमें पोटेंशियल एनर्जी का वर्ड यूज किया है तो यू विल बी अप्लाइंग ½ उसके बाद पावर का एक कॉन्सेप्ट बाकी है बस, उसके बाद PYQ चालू कर लेते हैं। टाइम प्रमाणे 1 કલાક જોઈશે બધા MCQ કરાવી દઈશું। कोलिजन में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हर बार, पर इसको आप ध्यान में रख के चलो कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स एक क्वेश्चन એટલું જ કરવાનું છે, उतना ही सीखना है। करे दे हमें आटो लखी ले पहला बड़ा ओके। એવા બી આવે પણ એટલું અઘરું આવશે નહીં, ટેન્શન ના લઈશ नीटમાં। कल एक आया था न्यूटन सेकेंड लॉ में, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए वी हैव टू इंटीग्रेट, मतलब वेलोसिटी फाइंड करने के लिए एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके लाए थे। पावर को डिफाइन कैसे करते हैं? मतलब वर्क करने में कितना टाइम लगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर। फिर हमने एक और MCQ सॉल्व किया था, वो तो 10th क्लास का है, मतलब वो 12th का है, सॉरी। इधर वी आर अंडरस्टैंडिंग मैकेनिकल पावर, VI इलेक्ट्रिकल पावर हो गया। इधर वी आर अंडरस्टैंडिंग मैकेनिकल पावर, सॉरी M लिखेंगे इधर।
इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट किलोवाट आवर है, उसमें ये यू की जगह एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। वो ऐसा नहीं पढ़ा था हमने, हीट एनर्जी H/T इक्वल टू पावर। हमको पता है कि वर्क डन ही एनर्जी है। तो अगर किसी वायर में करंट जाता है तो वायर गर्म हो जाता है, तो वायर हीट पकड़ेगा, तो हीट का फॉर्मूला क्या होगा, पावर इनटू टाइम। पर इसमें कौन सा पावर होगा, इलेक्ट्रिकल पावर, मतलब VIT विल बी जूल्स लॉ। जैसे ओम्स लॉ हमने पढ़ा था वैसे इसको बोलते हैं जूल्स लॉ, H=VIT या फिर H=I²RT। तो ये इसको बोलते हैं जूल्स लॉ। जूल्स लॉ 12th में आता है। मतलब ओम्स लॉ का अगर क्वेश्चन नहीं पूछा है तो जूल्स लॉ से क्वेश्चन पूछेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आता है इलेक्ट्रिकल पावर। मैकेनिकल पावर अभी हम प्रूव करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। આપણે તો પહેલાં નહીં, આ કોઈ બિલ્ડિંગ બનતી હોય તો બધા સામાન લઈને ઉપર ચડે, એ લોકો શું કરે છે, વજનને ઉપર લઈ જાય છે બાય મિકેનિકલી। કોઈ ઇલેક્ટ્રિકલ વસ્તુ નથી, હાથથી ઉચકીને લઈ જાય છે। તો હાથથી ઉચકીને લઈ ગયા એ લોકો, તો અહીંયા આવી જાય વર્ક ડન = mgh डिवाइड बाई टाइम। तो mg मतलब तो फोर्स हो गया, h मतलब हाइट हो गई, हाइट डिवाइड बाई टाइम मतलब वेलोसिटी हो गई। तो दोनों मेथड से इसको समझ सकते हैं कि कोई चीज़ को उठा के ऊपर ले जाएंगे मैकेनिकली, तो मैकेनिकल पावर इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू वेलोसिटी बट डॉट प्रोडक्ट। I²R इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला हुआ VI। देख, इलेक्ट्रिकल पावर को डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन का यूनिट क्या हुआ, पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब अगर मैं दोनों तरफ T से डिवाइड करा दूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन टाइम, वो है पावर। तो पोटेंशियल Q/T होता है करंट। समझ में आ गया। अब वी नो दैट V = IR, तो उसमें V की जगह IR रखेंगे तो I²R, और I की जगह V/R रखेंगे तो V²/R। तो दिस इज हाउ यू डिफाइन इलेक्ट्रिकल पावर। दोनों का कंपैरिजन एक साथ ही लिख लो। और इसको बोलते हैं जूल्स लॉ, वेयर हीट कैन बी डिफाइंड बाय दिस। इसको बोलते हैं जूल्स लॉ, H=I²RT। हाँ बस V = IR आप बोलते हो ओम्स लॉ, H=I²RT आप लोग बोलोगे जूल्स लॉ। मतलब किसी क्वेश्चन में हीटिंग इफेक्ट या हीटिंग ऑफ वायर वर्ड दिख रहा है तो ये फॉर्मूला लग रहा होगा। આ હીટિંગ ઇફેક્ટમાં જે પાવર છે વેસ્ટ જ થાય છે। એ હીટ એનર્જી લોસ થઈ રહી છે જે આપણને કોઈ કામમાં નહીં આવી રહી। मतलब इफ़ वी कंसिडर एग्जाम्पल ऑफ फैन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फैन। कि फ़ैन का जो एक्चुअल काम है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है करंट के फॉर्म में, और वो घूम के हमें मैकेनिकल एनर्जी देता है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको देते हैं, वो मैकेनिकल एनर्जी देता है। बट बाय द टाइम वी आर गिविंग इलेक्ट्रिकल, वो मैकेनिकल प्लस हीट दोनों देता है। मतलब फ़ैन घूमता है तो सपोज 90% इलेक्ट्रिक करंट यूज़ हुआ फ़ैन को मैकेनिकली घुमाने में, पर 10% इलेक्ट्रिकल करंट यूज़ हुआ हीट करने में। मतलब चलता हुआ फ़ैन को अगर टच करेंगे थोड़ी देर बाद तो वो हीट पकड़ चुका होगा। अब बाय आवर डे टू डे लाइफ दिस हीट इज़ नॉट एट यूज, नॉट ऑल यूज, इसका कुछ नहीं है। पर फिजिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। मतलब वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब 100% एनर्जी दी तो यहाँ पे 100% मिली। तुझे काम कितनी आई दैट इज नॉट द कंसर्न ऑफ फिजिक्स। हाँ आज जे છે આજ છે બધું। P = VI।
किलोवाट आवर, कितने टाइम में कितना पावर कंज्यूम हुआ। फॉर्मूला कोई पर्टिकुलर चैप्टर 12th में ऐसा लगता है, मैंने कितने चैप्टर कराए थे 12th में? 1 to 10 बता कराया था। ओके, तो अगर 12th में भी कुछ ऐसा लगता है तो मैं आपको 12th की भी नोट्स बना के दे दूंगा कि दिस इज द फॉर्मूलाज विच विल बी यूजिंग इन योर PYQs। तो कर देंगे, ऐसा कुछ टाइम बचता है तो 12th के भी जो चैप्टर बचे हैं वो करा दूंगा मैं। टाइम बचेगा ही, मेरे को लगता है टाइम बचेगा। हमेशा सेम ज रही, इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू मैकेनिकल पावर प्लस फिजिक्स। ये पावर का फॉर्मूला नहीं है, ये एनर्जी का फॉर्मूला है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गिवन टू कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सेम ज रही। हाँ, मतलब अभी आपका टारगेट क्या होना चाहिए, सारे ऐसे फॉर्मूला लिखो जिससे PYQ सॉल्व होते हैं। तो हर एक चैप्टर के 2 से 3 पेज होंगे मैक्सिमम, वो 2 से 3 पेज आपको रोज रिवाइज करने, मतलब 3 चैप्टर रोज 2 पेज पकड़ के बैठ जाओ, 10-10 मिनट में पढ़ लो, फिर उसके PYQ सॉल्व करने लगो। फिर जहाँ पे PYQ में डाउट आता है वो आप कुछ में पूछ लो क्लास में। तो आवर टारगेट इज कि जितने भी चैप्टर हैं उसके पहले आपके पास फॉर्मूला की शीट आ जाए, वो फॉर्मूला की शीट आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ आ जाए। इसलिए ये 1-1 घंटा हम पहले लेते हैं कि आपको पूरा चैप्टर याद हो जाए कि क्या था। अब क्या था वो समझ में आ गया, फिर उसके MCQ सॉल्व करो। कल एकदम इजी MCQ थे कल हमने जितने भी सॉल्व किए, पर उसके लिए क्या लगता है, टाइम लगता है, तो एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिकॉज इंटीग्रेशन नॉर्मल किसी को आता है, किसी को नहीं आता है, किसी को अप्रोच पता है, किसी को नहीं पता है, तो वो क्लास में ही सॉल्व होंगे। भले 10 MCQ सॉल्व होते हैं इधर, पर उससे आपका अप्रोच सही हो जाएगा। फिर घर जाके आप 20, 25, 50 पूरी शीट सॉल्व कर लीजिए, जो डाउट आता है वो पूछ लीजिए। ऑलमोस्ट सब कुछ इधर हो ही जाएगा, सारे PYQ इधर हो ही जाएंगे। तुम लोगों ने क्या किया, जब रेगुलर क्लासेस थी तब नीट पे उतना फोकस नहीं किया, खाली बोर्ड पे ही फोकस किया। एक्चुअली ये सब आप उसी टाइम पे कर लेते ना तो बोर्ड भी इजी लगता और ये भी इजी लगता, पर अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपको 540 तक तो मैं पहुंचा दूंगा इतना। फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 भी आ सकते हैं, अगर आप ये लास्ट 60 डेज भी ध्यान दे दो ना तो भी 180 आउट ऑफ 180 पॉसिबल है। बिकॉज सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आएंगे, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। सिर्फ आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन, नॉर्मल डिफरेंशिएशन इतना ही आना चाहिए, और नॉर्मल जो बेसिक अलजेब्रा हम करते हैं, बॉडमास थ्योरम, मतलब फॉर्मूला अप्लाई करो, बॉडमास थ्योरम लगाओ, आंसर आ रहा होगा। मतलब 45 में से ऑलमोस्ट आपके 65% सम्स होते हैं। એ હમણાં આવડી જશે। ઓકે, ठीक છે। नेक्स्ट क्लास में वी विल मतलब प्रॉपरली उसको फील कर लेंगे कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, और उसके 5-5, 10-10 सम कर लेंगे। हाँ हाँ, ये तो कसे भी कसू भी आया ना। जो नोट्स आपको दी थी उसमें जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूला थे वो सारे आपको करने हैं। और मैंने आपको बोला था उसमें कि जितने भी कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट आता है उसके डायमेंशनल फॉर्मूला पहले करने हैं। फिर एक ये था C = μ0 ε0, इसका मतलब ऐसे जो फ्रीक्वेंटली पूछे हुए हैं ये रिपीट होते ही, हर साल रिपीट होते हैं, तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसके तो आने ही चाहिए। उसमें आपको जितने भी लिख के दिए हैं ना उस पर्टिकुलर पैम्फलेट में, उतना पैम्फलेट आपको सॉल्व करने में 1 घंटा नहीं लगेगा। फर्स्ट चैप्टर में से आज तक कुछ नहीं आया है। वी कैन नॉट से दैट कि वो तू जो बोल रही थी ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी, कोई भी एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, उसमें ऐसा पूछते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी इज ग्रेटर देन दिस एनर्जी। मतलब अगर वो क्वेश्चन तुझे मैं फर्स्ट चैप्टर से पूछ रहा हूँ, लेकिन वो कहाँ से आया होगा, एटम न्यूक्लियस से आया होगा या फिर ग्रेविटेशन से आया होगा। मतलब पूछूँ मैं फर्स्ट चैप्टर से, लेकिन वो कहलाएगा ग्रेविटेशन का। मतलब इसलिए चैप्टर 1 का इस PYQ शीट में भी आप, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जो लिया संतोष से जाता ना कि दिस चैप्टर इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। आज तक कोई क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं आया है। सही शांति? શોખ તમને લોકોને ફિઝિક્સ પ્રત્યે પ્રેમ જગાડવા માટે।
उसमें से अगर क्वेश्चन आएगा, एक्सक्यूज 1 2 3 4 આ वो ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બસ એટલું જ વાંચી લેવાનું બસ. ના પણ તમે ક્વેશ્ચન પૂછજો નહીં તો પછી हाँ पूछी लईશ बस. અમને પ્રેક્ટિસ નહીં હોતી. अब चैप्टर नंबर 6 निकालो फटाफट इसमें सीट में. પતિ કે પોઝિશન करो करो करो, टाइम बचશે અડધો કલાક છેલ્લા એમાં કરાવી દઈશ, પણ પછી એવું થાય કે MCQ સોલ્વ નહીં થયા. અચ્છા સારું. वर्क एनर्जी थियरम के लिए 7, 8 एंड 9 MCQ आर देयर. 7 से स्टार्ट करो, ड्रॉप ऑफ रेन वाला जो क्वेश्चन है, चैप्टर 6. 7th के मैं 3 वीडियो डालूंगा अभी, एक शीट चैप्टर 6 की एक अच्छा है. 40 minus 5 35 minus 35 by 4 8 32. मास हमको पता है, हाइट हमको पता है, वेलोसिटी पता है, जी पता है, सब कुछ पता है. 4 5 24 6 24 27 30 है यार. 7 28 7 4 28. Oh, what? 8.75 माइनस 8. Oh my god. A particle of mass 10 grams move along a circle. एक सेकंड, डोंट सॉल्व प्लीज, डोंट. मैं खाली डेटा लिख रहा हूँ. No, ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है शीट में से. ये क्वेश्चन नंबर 8 का होगा. पहला डेटा नोट डाउन करो. डेटा नोट करने के बाद कौन सा फॉर्मूला लगेगा? Oh my god, this question. One particle of mass 10 gram, 0.0 long circle, 10 years, divided एक चीज रह गई है हमारी. मुझे भी वही लग रहा है. ये कहाँ से आएगा? रेवोल्यूशन. अब वीडियो चाले. हाँ, अब देखो इसको टेंजेंटियली कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी तो ये पॉइंट ए से सी तक पहुंचेगा. इसका प्रूफ नहीं करना है, इसको डायरेक्टली याद कर लेना है कि कितनी वेलोसिटी इसको टेंजेंटियली देनी पड़ेगी तो ये आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे मैक्सिमम हाइट तक पहुंच पाएगा. v इज इक्वल टू √5 GR ऐसा कराया था, पूरा प्रूफ कराया था इसका 11th में. अभी प्रूफ के पीछे मत पड़ो, इसको कहीं पे नोट कर लो. व्हेन वी हैव गिवन सर्कुलर पाथ लाइक दिस और इसको टेंजेंटियली कुछ वेलोसिटी देनी है ताकि वो यहाँ पे सी पॉइंट तक पहुँचे तो उसको इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी. √5 आर रेडियस ऑफ द सर्कल. कंडीशन શું છે? વેન ડિક્ટેટ કરો. when
एम मास की कोई चीज़ सस्पेंडेड है आर रेडियस से, mass सस्पेंडेड फ्रॉम द रेडियस ऑफ आर, suspended from द रेडियस ऑफ आर, radius r. what will be the tangential velocity to attain the maximum height at point C? What will be The tangential velocity, ये कौन सी वेलोसिटी हमें अप्लाई करनी पड़ेगी तो ये मैक्सिमम पॉइंट सी तक पहुंचे, tangential velocity टू ब्रिंग दैट पार्टिकल टू मैक्सिमम हाइट एट पॉइंट सी। ये डायग्राम बना ले, to bring that particle टू मैक्सिमम हाइट एट पॉइंट सी। तो ये टेंजेंटेनियल वेलोसिटी का फॉर्मूला है √5 GR at height सी। ये सी पॉइंट पे उसको पहुंचाना है हमको, बस तो उसका फॉर्मूला सीधा ये हो जाएगा। अब सबसे पहले मास को किलोग्राम में ले जाओ तो 10 × 10⁻³ किलोग्राम और 6.4 × 10⁻³ मीटर्स। और ये जो एनर्जी दी है वो इनिशियल है कि फाइनल है? इसमें हमको टेंजेंटेनियल एक्सेलरेशन पूछा है, वो टेंजेंटेनियल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ये जो 7 का है ना रेजिस्टिव फोर्स है उसका तो आंसर आ ही गया। आ ही नहीं रहा है। आ गया बेटा, आ गया। तो बाय अप्लाइंग वर्क डन, तो टेंजेंटेनियल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वर्क डन है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जितना होगा इधर माइनस ही आएगा, बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के। सिमिलरली इधर भी वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के। तो हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी पड़ी हुई है, सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंजेंटेनियल वर्क डन। समझ गए, इसको कन्वर्ट ही करना है, इसको ये नीचे 1000 से डिवाइड करेगी, इसको अगर वेलोसिटी 0.8 0.1 हाउस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो वेलोसिटी के लिए दिया है। यहाँ पे आपको पूछा है AT, टेंजेंटेनियल एक्सेलरेशन पूछा है। वेलोसिटी 0.8 पर पूछी का ही चाहे पढ़ने वेलोसिटी। वेलोसिटी की एक्सेलरेशन का आंसर फिजिक्स की पढ़ाई ना। क्वेश्चन क्या है? तीनों क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम के हैं, तो कुछ सोचे बिना आपको अप्लाई क्या करना होगा? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो डेटा नोट करो, W इज इक्वल टू डेल्टा के कौन सा वर्क डन दिया है? तो क्या वर्क डन बाय टेंजेंटेनियल फोर्स, वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। इनिशियल जीरो होगी काइनेटिक एनर्जी, जो हमें दी हुई है वो फाइनल है। मास आपको 10 ग्राम दिया है, उसको कन्वर्ट करो किलोग्राम में, वो भी कन्वर्ट करके लिख दिया है। फॉर्मूला डालो, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है?
वर्क टेंजेंशियल and they are fine with that. MAD हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, 2 रिवॉल्यूशंस करने हैं। तो एक रिवॉल्यूशन का सरकमफरेंस कितना होता है, 2 पाई आर। 2 रिवॉल्यूशन का कितना होगा, 2 × 2 पाई आर, तो मतलब 4 पाई आर। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, इधर फाइनल एनर्जी बचेगी -0 हो जाएगा, इधर इन दोनों में से MAD होगा, तो दोनों का मतलब जे लगा हुआ है इधर सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो क्या बन जाएगा WC का फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ हो जाएगा mv²/r, आर चला जाएगा तो mv² बचेगा। पर v का हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो v का यूज़ करना नहीं है। क्या करेंगे v का यूज़ करके, हमारे पास क्या दिया हुआ है, मास है, रेडियस है, काइनेटिक एनर्जी है और वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। तो क्या कर सकते हैं, तो एक तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ऐसा बन सकता है कि अगर मैं ऐसा मान लूँ कि इसमें भी ma है और इसमें भी ma है, तो दोनों तरफ से क्या कॉमन निकलेगा, a, अंदर बचेगा 2mr, और उसने कितना कवर किया है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, इसको डायमेंशनली सही बना के देखो कि इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं और AT का फॉर्मूला कुछ बनाना है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, उसने कितने रोटेशन कंप्लीट किए, इधर ध्यान से देख W = MAH ऐसा होता है। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/mh। W = फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोल सकता हूँ मैं, मास बोल सकता हूँ मैं, और हाइट कितना उसने कवर किया डिस्टेंस, तो 2 पाई आर 2 बार, तो KF डिवाइड बाय क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 पाई आर लिख सकता हूँ, और मास लिख सकता हूँ। तो बरोबर ही ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, तो डायरेक्टली इसको याद कर सकते हो। इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, काइनेटिक फाइनल एनर्जी पता है, 4 पता है, पाई पता है। बायो का तो कुछ है नहीं मैम इधर। डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। हमको इसका फॉर्मूला लगाने बैठेंगे mv²/r पर, हमारे पास कोई v का इन्फॉर्मेशन नहीं है, समझ में आ रहा है। तो ऐसी चीज़ों को छोड़ो, mgh mv²/r सब कुछ डायमेंशनली सेम ही है। तो बाय द टाइम वी आर सॉल्विंग, हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। मेथड कोई भी हो, आंसर आना चाहिए। तो इससे मैंने ये जुगाड़ लगा के ऐसा किया कि भाई W = MH होता है, तो A का फॉर्मूला W/mh बन सकता है। इधर मैं W की जगह KF ले सकता हूँ, MH में M पता है, H मतलब उसने कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए, तो उसने 2 × 2 पाई आर डिस्टेंस कवर किया होगा, तो वो लिख सकते हैं। सोल्यूशन मतलब अंदर कुछ अलग हो सकता है, हम कुछ अलग कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सॉल्यूशन सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। उस वक्त तुम्हारे दिमाग में जो सिंप्लीफिकेशन आए वैसे आप कर सकते हो। दिमाग में अरे वो कराना रह गया था इसलिए करा दिया बस, इसका कुछ यूज़ नहीं था इसमें। वो सर्कल वाला पार्ट आया इसलिए मैं सोचा कि सर्कल वाला कराना रह गया है। अब इसके बाद कौन सा है, 9th वाला तो एकदम इजी है। PYQ सॉल्यूशन के फ़ायदे क्या है कि आपके पास पता हुआ है कि भाई वर्क एनर्जी थ्योरम के ही सम है, तो वही लगाना है और कुछ करना नहीं है। अब इसमें एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकंड रिवॉल्यूशन खाली उतना कर दे
तो आपको 4πr की जगह क्या करना है, 2πr एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड रिवॉल्यूशन, मतलब W acceleration is W by mh की डायरेक्ट kf by m के मिल जाएगा। ये मैंने क्या किया, इधर ध्यान से देख, W इज इक्वल टू MAH ऐसा बोल सकता हूँ मैं। अब मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने W अपॉन MH कर दिया। अब डायमेंशनली वर्क डन ही एनर्जी है तो KF लिख सकता हूँ, M पता है वो लिख सकता हूँ, H कितना है तो भाई 2 टाइम्स रिवॉल्यूशन किए हैं एट द एंड ऑफ सेकेंड रिवॉल्यूशन। पहला रिवॉल्यूशन किया 2πr, सेकेंड रिवॉल्यूशन किया इंटू 2। 4πr हाइट भी जगह है कुछ h पर डिस्प्लेसमेंट भी हो H એટલે D भी हो सके, चाहे MAD बोल दे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आपको दिमाग में क्या रखना है, बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन शुड बी डायमेंशनली करेक्ट, तो आंसर आ ही जाएगा। इसमें हमें प्रूफ के पीछे नहीं भागना है, इसमें आंसर के पीछे भागना है, समझ में आ रहा है। अब 9th वाला क्वेश्चन हो जाएगा, इजी है, आंसर तो शुरुआत करो 9th वाले की। सर असम आपको पर्टिकुलर ओके, अब इसमें हमारा नहीं जो इसमें डेटा मेरे पास क्या है, क्वेश्चन पढ़ एक बार शांति से। कि पार्टिकल ऑफ मास 10 grams मूव अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस, पार्टिकल ऑफ 10 grams मूव अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 6.4 centimeters विथ अ कांस्टेंट टेंजेंटिनियल एक्सेलरेशन। ऐसा एक्सेलरेशन उसको दिया है, इसलिए मैंने टेंजेंटिनियल वेलोसिटी का फॉर्मूला करा दिया कि कभी यूज आए उसका। तो energy of the particle becomes equal to 8.10⁻⁻⁴ by the end of second revolution। end of second revolution मतलब फाइनल एनर्जी दी है 8 × 10⁻⁻⁴ जूल्स। तो अब सारी डेटा हमारे पास है, लेकिन सबको ऐसा ही मिलाना पड़ेगा। तो इसको 10⁻³ करो तो ये मीटर में आ गया, इस 10 ग्राम को 10⁻³ करो तो वो किलोग्राम में आ गया। अब इतना हमारे पास, इतना ही डेटा है, और क्वेश्चन हमको पता ही है वर्क एनर्जी थियरम का है, तो W इज इक्वल टू डेल्टा K। W का मतलब टेंजेंटिनियल वर्क डन प्लस वो गोल गोल घूम रहा है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल वर्क डन भी होगा, इक्वल टू KF माइनस KI। अब KI इनिशियल का तो कुछ दिया नहीं है तो वो 0 ही होगा, तो -0 लिख दूं, और WT प्लस WC। अब इसको मैं ओपन करने जाऊंगा तो प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगा। इसको अगर मैं लिखूंगा तो MAT लिख सकता हूं इंटू डिस्प्लेसमेंट, प्लस इसको लिख सकता हूँ mv²/r। r मतलब वो जो डिस्प्लेसमेंट है वही है, तो mv²/d इंटू अगेन d, तो d चला जाएगा। पर इससे तो मुझे ना तो v पता है ना a पता है, तो बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन बन गई। तो आई जैसे √5 या इसलिए मैंने क्या किया, इसको डायमेंशनली मैंने लॉजिक, अब इसको फॉर्मूला करके करोगे तो हो जाएगा, पर બહુ લાંબુ થશે, એટલે ડાયમેન્શનલી શું વિચાર્યું, વર્ક ઇન્ટુ વર્ક। આ વર્ક જ બનવાનું છે આગળ જઈને, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, MAD। तो इसमें से A का फॉर्मूला क्या बनेगा, W/MD। तो W/MD, अब W इक्वल टू ही कौन है, KF। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बना, W/MD। तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली बनाने जाऊँ तो क्या बनेगा, KF अपॉन MD। KF तो मुझे पता है, M भी पता है, D 2 × 2πr, तो डायरेक्टली एक्सेलरेशन मिल गया। સાચી મેથડ છે એવું ના કહેવાય આને, પણ આ બંને મિક્સ થશે તો બનશે તો વર્ક ડન જ ને ભવિષ્યમાં। आई गयो मारो नहीं आए क्या सॉल्व पूरी वैल्यू रख के भी आएगा, पर उतना टाइम थोड़ी है हमारे पास। मेथड सही होना ज़रूरी नहीं है। इन MCQ एग्ज़ाम में आपको बस
किसी भी तरह से आंसर तक पहुंचना है। आई जाए बहुत तद्दन खोटू करो तो ना આવે બાકી આવી જાય। डिवीजन क्या होता है 8000 डिवाइड बाय 80384 हां इतना बड़ा तो वो कौन सा होगा 8 into 10 is to minus 3 था -4 है। -4 हां भाई मल्टीप्लाई डिवाइड में हां तो डिवाइड भी किया हां तो बाद में नीचे की 0 से ऊपर 9 हां किया तो -4 मैंने तो करिए सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम है तो छोड़ दे उसको, बाद में करना। 9th को चालू कर दे। एक सेकंड क्लास खत्म होते को करा दूंगा, टेंशन मत ले, उसको छोड़ अभी 9th चालू कर दे। ऐसे एक पर पकड़ के बैठ नहीं सकते। 4 का मैंने 0 निकाल दिया 6.4 तो -3 है ना -3 है बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम्स। Strikes the earth at the same level with the velocity. The work done in joule for overcoming the resistance of air. 0.09 तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स करोगे तो हो जाएगा। बट मारू डिवीजन तो કેટલું મોટું બધું એક સેકન્ડ ના 8000 by 8038 की રીતે મલ્ટીપ્લાય નહીં કર પતે એટલે કરાવી દઈશ તને, શાંતિ રાખ। તું જે સોલ્વ કરી શકે થઈ જશે હમણાં આખા ક્લાસનું ધ્યાન ડાયવર્ટ થઈ જશે। अब इसमें क्या करोगे, एकदम सिंपल दिख रहा है सब कुछ, सारे डेटा अवेलेबल है, कुछ करना नहीं है। ये ट्रायल एंड एरर मेथड थी जो हमने करी। सर प्लीज इसके पहले जो करी उसकी बात कर रहा हूँ। डायमेंशन सेट करके कुछ भी करके करा, बाकी वो mv²/r/d वो सब करके आने ही वाला था आंसर। શેમાં એ વી ફાઇન્ડ કરવું પડત, પછી √5 GL લખીને g ની વેલ્યુ ને l ની વેલ્યુ ખબર હતી આપણને, r ની વેલ્યુ ખબર હતી આપણને, એવું બધું કરીને કરતા તો આવી જતું। હા, પણ એની માટે તને એ બી યાદ હોવું જોઈએ √5 GL કેટલું મગજમારી કેટલી વધી ગઈ। એવું नॉर्मल NCERT के सम के लिए वो सब कर सकते हो आप, पर इसके लिए आपको ये सब शॉर्टकट ट्रिक्स है कि भाई डायमेंशन ध्यान में रखो, ऑप्शन में जो MCQ के जो यूनिट्स दिए हैं उसको देख लो पहले एक बार, तो उससे 50-50 तो हर एक MCQ में लग जाएगा। 2 MCQ तो हर बार एलिमिनेट हो ही जाते हैं। हम्म 3750 जूल। कन्वर्जन में कुछ गलती करी है तूने, ग्राम में से किलोग्राम में ले जाना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड तो बरोबर है। कैसे किया हेतवी? वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ m v² बाय 6 राइट। ये कई काम है पूरा वर्क आते हैं अब माइनस आता है बराबर।
इसमें एम यू और वी दिख रहा है और डब्ल्यू दिख रहा है, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का चेंज, तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब सब पता है, एम पता है, वी पता है, यू पता है, तो डब्ल्यू मिल जाएगा। वर्क डन, नॉर्मल वर्क और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स तो हम कर चुके हैं, कल कर चुके थे, तो आपको करना पड़ेगा घर जाके। आज नहीं आओ, 10th वाले में कुछ नहीं करना है। A particle moves from point this to this when a force applied displacement applies to work is forced into displacement. डॉट प्रोडक्ट कराना है, आंसर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करोगे, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। वर्क और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स बहुत इजी है, आप आराम से कर पाओगे। आप फोर्स आ लखो x की રીતે લખવાનું માઈનસ કરવાનું પડે। हाँ, अगर तू ये R2 है और ये R1 है तो डिस्टेंस बिटवीन देम कैन बी फाउंड बाय R2 बाय R1। फिर तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही करना है। 4j कैट माइनस 5j कैट इक्वल्स 3k कैट एक बार वो लास्ट लेक्चर में सब करा दिया है, आप घर जाके कर लेना। अब ये 14th वाला एक सम सॉल्व कर लो खाली, कि व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कल, तो वर्क डन के नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। થઈ ગયું છે પણ ખાલી એક ક્વેશ્ચન બાકી હતો। 11th નો તો થઈ ગયો, 10th નો भी થઈ ગયો तो 11th भी થઈ ગયો હતો। 10th का आंसर 5 जूल था, 11th का 13 जूल समथिंग था, कि 9 जूल હતો 11th નો 9 जूल હતો कदाच। फिर ये एंगल भी सॉल्व कराया था, ये मतलब वर्क और वेरिएबल वर्क का सब हो चुका है, वेरिएबल फोर्स का। अब सीधा काइनेटिक एनर्जी में जाएंगे। 14th वाले में ए आंसर आएगा, नो वर्क इज डन ऑन इट। મલ્ટીપલ કરેક્ટ નથી, હોઈ શકે છે પણ આમાં नो फोर्स एक्सोनिट नहीं आएगा, चलते रहने के लिए फोर्स तो आएगा। 14th का आंसर ए आएगा, नो वर्क इज डन ऑन इट, बिकॉज वापस वही का वहीं आता रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट होएगा ही नहीं। 14th 12 FD cos थीटा। अब सीधा काइनेटिक एनर्जी के सेक्शन में पहुंच जाओ। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स एंड नॉट कांस्टेंट फोर्स, वो आप होमवर्क में कर लेना, कल करा दिया था। वीडियो एक बार देख लेना, 2x पे देख लेना चाहे, पर कंसेप्ट खाली लिख लेना उसमें से, और जो PYQ है वो अपने आप सॉल्व कर लेना, हो जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चालू करो काइनेटिक थी, 15 नंबरना क्वेश्चन थी, 15 થી લઈને ચાલુ કરો। ખાલી કોલિઝન્સ બાકી રહેશે કદાચ, એ બી થિયરી હું હમણાં કરાવી જ દઈશ, બાકી ના ટાઈમ બચે તો પછી કાલે ફટાફટ થિયરી લઈને। Particle of mass 5 meter 5 m mass at the rest suddenly breaks on its own into 3 fragments. 2 fragments of mass m each move along mutually perpendicular direction with speed v. The energy released during the process. मास खबर છે, ટુકડા થયા એ બી ખબર છે, ક્યાં જાય છે એ બી ખબર છે। આન્સર આવે છે એનું કહી દઉં પછી થોડી વાર।
सी चांसर ना म्यूचुअली परपेंडिकुलर में जैसे डी चलिए डी डी 4/3 mv²। कितने m का पार्टिकल है? 5m। उसमें से हाँ बराबर। तो एक एक m मास परपेंडिकुलर में चला गया तो दूसरा कितना बचा? 3m। दोनों की वेलोसिटी v दी हुई है, इसकी वेलोसिटी नहीं दी तो इसको मान लेंगे v डैश। अब क्या करोगे? काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो हर एक पार्टिकल की। टोटल एनर्जी फाइंड करा। अच्छा इतने वाला इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऐसे मिल जाएगी 12 mv²। पर ये दो पार्टिकल थे तो ये 2 बार होगा। अब इतना हमको पता है। अब इस v डैश को v के फॉर्म में जब तक नहीं लाएंगे तब तक काम नहीं होगा। इसलिए क्या किया, हमको बोला हुआ था कि यहाँ पे 5m का पार्टिकल पड़ा हुआ है, जब वो टूटेगा तो परपेंडिकुलरली mm मास जाएंगे विथ v वेलोसिटी। तो ये परपेंडिकुलरली जा रहे हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 45। तो ए वेक्टर बी वेक्टर पता है तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिलेगा? √2mv। तो दिस √2mv विल बी इक्वल टू दिस 3mv डैश। तो v डैश का फॉर्मूला आ गया v के फॉर्म में 3। आप अन्य रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करो r। रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करता આવડે ને a² + b² + 2ab cos θ અને બંનેની વચ્ચે એંગલ 90 છે એટલે શું થઈ જશે? એટલે ખાલી a² + b² इन रूट तो mv² + mv² इन रूट तो 2mv² इन रूट तो आंसर आएगा √2mv। इसलिए √2mv विल बी इक्वल टू √3mv डैश। mm कट जाएगा तो बचा v डैश इज इक्वल टू √2/3v। अब सब कुछ तो मिल गया, यहाँ पे ये v डैश का वैल्यू भी मिल गया तो 1/2 × 2mv², हाफ चला गया प्लस 1/2 × 3m × √2/3v। इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। अब इसको सब कुछ करो तो टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। इसमें एक फ़ायदा आपको है कि अंदर लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो आपको पता ही है कि ये सेगमेंट किसका है। अब 17 और 18 करो। 16 सिमिलर है, उसमें मोमेंटम का यूज है। होमवर्क में हो जाएगा 16, 17, 18। 17 भी इजी है पर कर लो।
19 का 486 જૂલ. 17 કરવાનું છે. 17 16 નવેમ્બર સિમિલર છે, સેમ 15માં જેવો જ છે. કરવો હોય તો 16 બી કરી નાખશો, વાંધો નહીં મને કોઈ. ફટાફટ કાઇનેટિક પતે તો આપણે પોટેન્શિયલ પતાવી શકીએ અને પછી પોટેન્શિયલ એનર્જી ઓફ અ સ્પ્રિંગ બી પતાવવાની છે. છે 17 આન્સર ડી આવે છે. वेलोसिटी ऑफ वाटर गिवन है, मास पर यूनिट लेंथ गिवन है. हमको पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी. क्वेश्चन वाच पाचो आपको. एन engine pump of water continuously through a hose. Water leaves the hose with the velocity of v and m is the mass per unit length of water jet. कि v वेलोसिटी से m मास का वाटर निकल रहा है, तो पर सेकंड कितना वाटर निकलेगा, तो मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा ना. खबर पड़ी? ये सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो कि द engine pumps water continuously through a hose. Water leaves the hose with the velocity of v and m is the mass per unit length of the water jet. mass per unit length એટલે વોટર જેટની જેટલી લંબાઈ હોય એમાં m માસનું પાણી નીકળે છે, तो m बाई एल થયું. हमको चाहिए 1 सेकंड में कितना निकलेगा, तो मास इंटू वेलोसिटी निकलेगा 1 सेकंड में. जो એમાં લખ્યું છે કન્ટિન્યુઅસલી v વેલોસિટી से निकल रहा है. water leaves the hose with velocity v and m is the mass per unit length of the water jet. What is the rate of which kinetic energy is imparted to water? मतलब कितनी रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो रही है अगर यूनिट लेंथ पे ऐसे m मास का वाटर निकल रहा है. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम सबको पता है, हाफ mv². इसमें से कितना मास पर सेकंड निकल रहा है, तो इसको ध्यान से देख. ये है हमारा m/d, बराबर है. इसमें किसी को कोई डाउट है? हमको जो दिया हुआ है मास पर यूनिट लेंथ. अब इसको हमको चाहिए कि कितनी वेलोसिटी से निकल रहा है, बराबर है. तो अगर मैं मास इंटू टाइम कर दूँ इधर और इस डिस्टेंस को ऊपर ले जाऊँ, ये मास इंटू टाइम क्यों करना है? बिकॉज रेट ऑफ चेंज चाहिए. डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज निकालना है मुझे, कितने डिस्टेंस का कितना रेट ऑफ चेंज. आपको ये मास ऑफ वेलोसिटी चाहिए, मास इंटू वेलोसिटी. अब ये कहाँ से आया? तो अगर ये ऐसा होना चाहिए मास इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो इसके लिए हमको सॉरी अब भूल થઈ ગઈ. જો આખું એ જ કોન્સેપ્ટ કરાવું છું પાછો. करंट एलिमेंट याद है हमको कि डीएल लेंथ में से अगर आई करंट जाता है तो उसे बोलते हैं करंट एलिमेंट आईडीएल. तो अगर डी लेंथ के होज में से एम मास का वाटर जाता है तो उसको वाटर एलिमेंट या मास एलिमेंट ऑफ वाटर एमडी बोल सकते हैं. उसका रेट ऑफ चेंज तो एमडी डिवाइड बाय टाइम, तो आ गया एमवी. इसको करंट एलिमेंट, इसके साथ जो रिलेटिव क्वांटिटी समझ सकते हो, ये समझ सकते हो कि एल लेंथ के वायर में से अगर आई करंट जा रहा है तो उसको आईडीएल बोलते थे हम, करंट एलिमेंट. तो डी लेंथ के होज में से एम मास का वाटर जा रहा है, फ्लो कर रहा है, तो मास एलिमेंट ऐसा हो जाएगा एमडी डिवाइड बाई टाइम. रेट ऑफ चेंज मतलब क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड बाई टाइम. अब डी बाई टी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी. तो एम वी उतना रेट ऑफ चेंज ऑफ मास निकल रहा है पर सेकेंड.
तो इसमें रेट ऑफ चेंज लगाना है तो इसको डिवाइड बाय टाइम करो, तो m/t मतलब रेट ऑफ चेंज, मतलब ये m की जगह ही लिख सकते हैं ये पूरा mv, तो mv² इंटू v, तो आ जाएगा हाफ mv³। का तो रेट ऑफ चेंज इसको लगाओ या तो रेट ऑफ चेंज इसको लगाओ। इसको लगाना इजी लग रहा है बिकॉज L लेंथ के होज में से m मास का पानी जा रहा है, तो ml इज द वाटर एलिमेंट। रेट ऑफ चेंज इतना वाटर जा रहा है इतने टाइम में, तो ml/t, L/t हो जाएगा mv। तो अब ये रेट ऑफ चेंज तो मिल चुका है मुझे डायरेक्टली, इसी को मास की जगह पे रख दो कि इतना मास पर सेकंड रेट ऑफ चेंज हो रहा है। पीछे क्लास છે કેમિસ્ટ્રીનો ક્લાસ છે, 10 મિનિટ બાકી છે જી થશે ઓકે। ये कौन सा किया हमने 17, ये 19 भी सिमिलर 15 जैसा ही है। पंद्रह मिनट क्लास लेट स्टार्ट हुआ था तो 1:45 तक बैठेंगे। सर 21 बॉल ऑफ 2 kg હમણાં તો 19 કરવાનું એટલે 17 પત્યા પછી 19 ના કરશો કારણ કે 15 જેવો જ છે, એટલે 18 કરી નાખો પછી 20 કરો, પહેલાં 18 પતાય। શેલ ઓફ માસ 200 ગ્રામ ઇજેક્ટેડ ફ્રોમ અ ગન ઓફ માસ 4 kg। સર આ લોકમાં કેવી રીતે આવડી તો ગયું પણ ફોરવર્ડની કેવી રીતના લખવું કેવી રીતે? માસ એલિમેન્ટને ડિફાઇન કર પહેલાં તો, કે પાઇપ બનાવી એક એમાં માસ બનાવી દે, માસ એલિમેન્ટ કેન બી ડિફાઇન્ડ એઝ md। નાउ રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ માસ એ વર્ડ લખ્યો છે અહીંયા, તો md/t और d/t becomes velocity। अब हमको पूछा है व्हाट इज द रेट ऑफ विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड टू वाटर। સોલ્યુશન જોઈ લઉં છું એકવાર। 17 છે ને, માસ ફ્લોઈંગ પર સેકન્ડ બરાબર છે। वेलोसिटी ऑफ वाटर इज v, मास फ्लोइंग पर यूनिट लेंथ इज m, तो मास फ्लोइंग पर सेकंड इज मास इनटू वेलोसिटी। वो नहीं समझाया इन लोगों ने कैसे आया mv, पर ये हम रिलेट करके समझ सकते हैं कि जो करंट एलिमेंट था वैसे ये मास एलिमेंट होगा। जैसे करंट फ्लो करता था किसी वायर में से, वैसे यहाँ से मास वाटर फ्लो कर रहा है किसी पाइप में से।